नमस्कार दोस्तों, संडे की इस खूबसूरत शाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिलीप पुरी आप सभी का परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में आपका स्वागत करता हूं। पॉलिटी में हम कर रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। संडे की इवनिंग है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डायरेक्शंस कुछ हमें दिए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स ने हमारी स्टेट गवर्नेंस को। वही डायरेक्शंस मैं आज रीइटरेट करूंगा आपके सामने, क्या क्या डायरेक्शंस उन्होंने दिए थे। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का बेसिक कंसेप्ट हम जान चुके हैं। व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज? सो व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? दीज आर द डायरेक्शंस गिवन टू द गवर्नेंस टू बी kept in mind while formulating policies and laws। तो जब भी कोई भी कानून या पॉलिसी बनाई जाए इस देश के गवर्नेंस द्वारा, तो उसमें उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल को भी फॉलो करना है, दिमाग में रखना है while formulating policies। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल है या वो राइट्स है जो हम देना चाहते हैं हमारे देश की जनता को, या कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमारे देश को हम देना चाहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वाइल वी वर गेटिंग इंडिपेंडेंट और वाइल आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग फ्रेम्ड, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास इतने सारे सोर्सेज नहीं थे, हमारे इकोनॉमी इतनी ग्रो नहीं थी, हमारे पास पैसे की कमी थी, अदर मटेरियल रिसोर्सेज की कमी थी, तो हम ये इजीली बांट नहीं सकते थे। हाँ, कुछ चीजें हमने एज अधिकार पहले ही दे दिए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे सिटीजन्स को, जो कि सोशो पॉलिटिकल राइट्स थे, तो वो हम उन लोगों को वैसे ही दे चुके हैं। इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी दे चुके हैं, हम अधिकार दे, बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट जिसको बोलते हैं, और उसको हमने पूरी तरीके से वैसे भी बखूबी कवर कर चुके हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें, जिस टाइप का हम देश बनाना चाहते थे या जो विजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स रखते थे कि हमारे देश का किस तरीके से पिक्चर होनी चाहिए, तो वो हम दे नहीं पाए थे, वो हम उस टाइम दे नहीं पाए थे क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, हम फीजिबल नहीं थी। बट फिर भी उन्होंने डायरेक्शंस के तौर पे लिख के रख दिया कि जैसे जैसे कंट्री ग्रो करे, जैसे जैसे कंट्री के रिसोर्सेज बढ़ते जाए, आप इनको अमल में लाते जाए और इनको लोगों को राइट देते जाए। इस देश के सिटीजन को ये अधिकार भी जरूरी है, इस देश को ये अधिकारों की भी जरूरत है, तभी ये देश उस टाइप का बन पाएगा जिस टाइप की हम आशा करते हैं। सो लैक ऑफ रिसोर्सेज वॉज द रीजन जिस वजह से हम ये डायरेक्शंस ही दे पाए, हम इनको राइट्स नहीं बना पाए। बट फिर आने वाली सरकारों को बहुत सारे काम करने थे जो उन्होंने कुछ ने करे, कुछ ने नहीं करे, क्या करे क्या नहीं करे, ये हम जैसे जैसे पढ़ रहे हैं हमारे को समझ आ रहा है। क्लियर है? अब जितने भी डायरेक्शंस थे जो कि मेंशन है आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51, जिसमें 36 जो है वो स्टेट की डेफिनेशन देता है, वही जो आर्टिकल 12 देता है पार्ट 3 में। फिर आर्टिकल 37 बताता है, आर्टिकल 37 आपको बताता है कि ये जस्टिसेबल राइट्स नहीं है, ये नॉन जस्टिसेबल है, क्योंकि हमारे पास उस वक्त फीसिबिलिटी नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, तो हमने इनको एज अ प्रोविजन ही रखा है, एज अ डायरेक्शन रखा है, इसलिए इसको निर्देशन बोला गया है, डायरेक्शन बोला गया है। तो इसको अभी तक हमने परमानेंट नहीं किया है। क्लियर है? फिर आर्टिकल 38 से 51 हमारे को मेंशन है। अब इसके बाद हमने पढ़ा था कि जितने भी आर्टिकल हैं उनको 3 तरह की कैटेगरी में डाला जा सकता है, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड देन इंटेलेक्चुअल लिबरल। लिबरल इंटेलेक्चुअल या इंटेलेक्चुअल लिबरल, आप कुछ भी बोल दीजिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। सो सोशलिस्ट जो सोशलिज्म की कंसेप्ट पे बेस्ड है, जो वेलफेयर सोसाइटी की बात कर रहे हैं, जो पूरी सोसाइटी समाज के भले के लिए बात कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, सबके यूज में आने चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन कुछ हाथों में नहीं होना चाहिए। कैपिटलिज्म को एनकरेज नहीं कर रहे हैं कि पैसा से, जो जिसके पास पैसा वो बड़ा हो जाए या पैसे से पैसा बनाया जाए। यहाँ पे ये ड्यूटी डाल रहे हैं गवर्नेंस के ऊपर कि आपको, जिनके पास पैसा है वो तो खुद का ख्याल रख ही लेंगे, बट जो आदमी पैसे से उत्तीर्ण नहीं है, जिसके पास पैसे की कमी है, तो उसको भी आपको ध्यान देना है। जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को फॉल करता है, जो बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को फॉल करता है, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है, उनका उद्धार भी आप ही को करना है। तो ये सोशलिज्म वाली जो कंसेप्ट वाली बातें हैं, ये सब आते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल में। हाउएवर देयर इज नो कैटेगराइजेशन एज पर इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि भैया ये सोशलिस्ट है, ये गांधीयन है, ये लिबरल है। ये अपने टेक्स्ट और जो इसका कॉन्टेक्स्ट है, जिस तरीके से इसे बताया गया है या जो बात इससे निकलती है, उसके बेसिस पे हमने इसे कैटेगराइज किया है कि कुछ सोशलिज्म वाली बात है तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, कुछ गांधीयन आइडियोलॉजी वाली बात है कि गांधी जी जैसा सोचते थे या उन्होंने जो फ्रीडम स्ट्रगल लड़ी तो किन पॉइंट्स पे लड़ी, क्या उनका थॉट प्रोसेस रहता था, तो उससे मेल खाते हुए जो भी प्रिंसिपल है वो गांधीयन प्रिंसिपल है। और इंटेलेक्चुअल लिबरल वो है, लिबरल इंटेलेक्चुअल वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि ऑर्थोडॉक्स हमारे देश की जो कट्टरपन है उसको छोड़ के हम नए भारत की तरफ बढ़ना चाहते हैं, नया देश बनाना चाहते हैं, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे रखना चाहते हैं, सबके बराबर, सबके आसपास रखना चाहते हैं, तो वो इंटेलेक्चुअल लिबरल प्रिंसिपल है। क्लियर है बात? तो सोशलिस्ट हो ही चुका है हमारा, बेसिक इंट्रोडक्शन हो ही चुका है। अब अपन आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल पे।
अब मैंने आपको बताया था गांधीयन प्रिंसिपल के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ गांधी जी की इमेज याद रखनी है। गांधी जी की इमेज याद रखनी है, तो गांधी जी को जब हम इमेज याद करते हैं तो हमें पता पड़ता है कि गांधी जी बहुत ही सिंपलिस्टिक आदमी थे। नॉर्मल से उनकी वेशभूषा थी, बिल्कुल गांव के जैसे हमारे लोगों की वेशभूषा होती है, धोती वगैरह पहन के, चोला डाल के, देन लाठी लेके, कभी चप्पल कभी नंगे पाँव में आपको उनकी फोटो दिख जाएगी। और फिर वो लोगों के साथ रहते थे, भीड़ में रहते थे, वहीं कॉटेज में अपने सारे काम किया करते थे, सेल्फ रिलायंट बातें करते थे। तो ऐसी बातें जो भी करते थे गांधी जी करते थे, या उनके साथ आप कभी भी एसोसिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसी ही पिक्चर क्रिएट होगी। तो इस टाइप की जो भी बातें होंगी वो गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आएंगी, और इसको भी अपन वैलिड भी कर देंगे, वैलिडेट कर देंगे। आप एक एक पॉइंट अभी अपन पढ़ते हैं आर्टिकल, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सबसे पहला आता है इसमें आर्टिकल नंबर 40, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडाउ देम विद नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अब हमारे देश में क्या है, हमारी गवर्नमेंट फेडरल स्ट्रक्चर है। बेसिक जो स्ट्रक्चर है हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। वी हैव सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट एट द टॉप एंड देन वी हैव स्टेट गवर्नमेंट। फिर हमारे पास क्या है, स्टेट की गवर्नमेंट है, अलग अलग राज्य की सरकारें हैं। बट अब आपको पता है हमारा देश इतना बड़ा देश है, इतना ह्यूमंगस देश है विद सो मच ऑफ पॉपुलेशन, तो जो कॉन्क्रीट कंट्रोल है या इफेक्टिव कंट्रोल है डायरेक्ट यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, अगर मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, यूनियन तो पॉसिबल ही नहीं है कि यूनियन गवर्नमेंट पे जो बैठा है वो बिल्कुल नीचे वाले तबके जाके एकदम गांव, हर गांव पे कंट्रोल रख सके, क्योंकि इतनी बड़ी हमारी देश है, इतना बड़ा हमारा डाइवर्सिटी है, इतना स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, और इतना डाइवर्स और है, अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग कम्युनिटी के हैं, अलग अलग लैंग्वेज के हैं। तो एक गवर्नमेंट से तो पॉसिबल नहीं था, उसको बाइफरकेट करने के लिए हमने स्टेट गवर्नमेंट भी बनाई। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात मैं करूंगा तो इकलौती एक स्टेट भी बहुत बड़ा एरिया है। हमारी एक एक स्टेट इतनी बड़ी है कि वो कई देशों से बड़ी है, इस दुनिया के कई देशों से बड़ी है। तो वहां पे भी स्टेट गवर्नमेंट की इफेक्टिवनेस टू मैनेज एवरीबडी एट द बॉटम मोस्ट लेवल तो इज नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबल नहीं है। एकदम जो नीचे वाला लेवल है, बॉटम लेवल है, वहां पे उनका मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट तो हो ही रहा है। जो पॉलिसीज है, जो कानून है बन रहे हैं, वो तो होंगे ही होंगे। लेकिन इफेक्टिव मैनेजमेंट की एक पीड़ा अगर किसी कॉलोनी में हो रही है, किसी गांव में किसी को पीड़ा हो रही है, तो उसका निवारण हाथों हाथ किया जाए, उसको एड्रेस किया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। और ये गांधी जी भली बात ही जानते थे। बट क्योंकि फिर बात वही है कि हमारे पास उस वक्त रिसोर्सेज नहीं थे कि हम इतनी सारी गवर्नमेंट क्रिएट कर दें या हम इतना सारा स्ट्रक्चर बना दें। तो गांधी जी का जोर हमेशा इस पे था कि हमारे को विलेज पंचायत और ये सेल्फ गवर्नमेंट बनानी चाहिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनानी चाहिए। यानी कि आपको आपके शहर के लेवल पे, आपको आपके कस्बे के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे भी सरकारें बनानी चाहिए, ताकि एक आम नागरिक है जिसको अगर सोसाइटल लेवल पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कॉलोनी लेवल पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कस्बे, जिले, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, टाउन लेवल पे आ रही है, विलेज लेवल पे आ रही है, स्कूल की दिक्कत आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, खान पान में दिक्कत आ रही है, या हमारे जो फंडामेंटल राइट्स बोले गए हैं वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, तो वो क्या डायरेक्ट मोदी जी के पास जाएगा या डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारों के सीएम के पास जाएगा? तो ये पॉसिबल नहीं है। ये मैं आज की सिचुएशन बता रहा हूँ, उस टाइम में जो भी थे उनकी मान लीजिए अब, ठीक है? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या है, आपको बिल्कुल नीचे वाले लेवल पे भी सरकार देनी पड़ेगी, ऑटोनोमस सरकार देनी पड़ेगी, और उनको साथ साथ नेसेसरी पावर्स और अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी कि वो वहां के डिसीजन ले सके। तो अगर मेरे यहाँ का नाला बंद हो गया है, या मेरे यहाँ पे कोई समस्या दूसरी हो गई है, या मेरे यहाँ पे खान पान की कमी है, हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है, वो किसी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है, तो ये पावर्स और ये अथॉरिटी भी हमारे यहाँ की गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए कि हम इसका निवारण कर सकें। ये तरीका हमारे को अपनाना पड़ेगा। मतलब जो गवर्नेंस है वो बिल्कुल बॉटम लेवल तक पहुंचनी चाहिए, सिर्फ टॉप लेवल गवर्नेंस नहीं होनी चाहिए, एकदम नीचे गांव के लेवल तक भी हमारे पास गवर्नेंस होनी चाहिए। और इसी के लिए धीरे धीरे चलते चलते फिर आफ्टर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हमने क्या किया, हमने म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत को लीगल स्टेटस दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, और अब वो भी पूरे देश में कारगर है। क्लियर है? सो ये क्या है, विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज हो, सेल्फ गवर्नमेंट हो। ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए हम प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर के तरफ ही देखेंगे या वो ही हमारा निवारण कर सकते हैं। छोटे लेवल की गवर्नेंस छोटे मुद्दे उठा सकती है, बड़े लेवल की गवर्नेंस बड़े मुद्दे उठा सकती है। फिर आता है आर्टिकल नंबर 43, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल एंड कॉपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज। अब गांधी जी मानते थे कि हमारे को किसी देश के उद्धार के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खोलने की जरूरत नहीं है, कि हम बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स खोलें और उसको फिर पल्यूट करें पूरे एरिया को। एक पूरा एरिया जहां पे वो फैक्ट्री इंडस्ट्री आ रही है
वो उसको डिस्ट्रॉय करे। इससे बढ़िया हम सेल्फ उत्पादन करें, हम छोटी छोटी इंडस्ट्री खोले, अपने अपने घरों में इंडस्ट्री खोले और कोऑपरेटिव बेसिस पे खोले कि एक मोहल्ला है तो वहां पे दोने पत्तल की हमने एक इंडस्ट्री खोल ली, या हमने टेक्सटाइल की एक छोटी सी इंडस्ट्री, खादी की इंडस्ट्री खोल ली, हमने कोई भी छोटे मोटे काम हमने पकड़ लिया और छोटे मोटे लेवल पे वो वहीं के लेवल, वहीं की सोसाइटी को फुलफिल कर रहे हैं। वहां से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो वहीं की सोसाइटी या आसपास के गांवों को फुलफिल कर रहे हैं जहां पे उसकी कमी है। वहीं दूध निकल रहा है, वहीं डेयरी फार्मिंग हो रही है, वहीं एनिमल हस्बेंड्री हो रही है और वहीं के आसपास के लोगों को वो सेटिस्फाई कर रही है। उन्हीं के लिए बनी है, उन्हीं को यूज कर रही है और वही लोग काम कर रहे हैं। काम करने वाले भी वही लोग हैं, उत्पादन भी खुद के लिए क्रिएट कर रहे हैं। मोस्टली क्या, खुद के लिए उत्पादन क्रिएट कर रहे हैं और आसपास के गांव कस्बों के लिए कर रहे हैं ताकि वहां पे भी कंजम्पशन हो सके। फिर साथ ही साथ जो उनका प्रॉफिट होगा वो भी क्या होगा, प्रॉफिट भी आपस में ही बांटा जाएगा। यही कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट होता है। तो इस चीज को प्रमोट किया जाए रादर देन पुटिंग अप बिग इंडस्ट्रीज, मेगा प्रोजेक्ट्स जहां हमारे को और सारी दिक्कत हो, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत हो, पोल्यूशन की दिक्कत हो, एन नंबर ऑफ सिनेरियो क्रिएट हो जाए, जो कि आज हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री करने से हमारी नदियां पल्यूट हो रही है, हमारे जंगल नष्ट हो रहे हैं, हमारे पोल्यूशन कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है हमारे। तो ये सब चीजें हो रही है। दिस इज द साइड इफेक्ट, द कॉर्न ऑफ दिस साइड। तो ये गांधी जी को पहले से लगता था कि यार ये चीज गलत है, आपको कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए। आप क्यों मास प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं? एक ही आदमी क्यों पूरी दुनिया को सर्व करे या पूरे देश को सर्व करे? छोटे छोटे एरिया में हो, हर एरिया में अपने अपने काम हो, कहीं दूध मिल रहा है, कहीं डेयरी फार्मिंग हो रही है, कहीं पे कॉटेज अपना कपड़ों की टेक्सटाइल इंडस्ट्री लग रही है, बट अपने अपने घरों घरों में लग रही है, बट छोटे छोटे एरियाज को सॉल्व करने के लिए कोऑपरेटिव बेसिस पे या इंडिविजुअल बेसिस पे मेगा प्रोजेक्ट आपको नहीं बनाने। तो इस तरीके की सोच हो रखते थे, जिससे क्या होगा, इसके जो कॉन्स हैं, जो नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं इनके, वो बिल्कुल मिनिमाइज्ड हो जाएंगे। तो ये था। अभी देखिए गांधी जी जैसी बातें हैं तो इसको गांधी जी वाले प्रिंसिपल में डाला गया है। फिर आता है आर्टिकल 43B, टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये भी फिर बाद में डाला गया अमेंडमेंट के तौर पे 43B दे रखा है। सो क्या है, आपको एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मैंने अभी कंसेप्ट समझाया है, इसी को एनलार्ज कर रहा है, इसी को एनलाइटन कर रहा है कि आपको वॉलंटरी फॉर्मेशन, लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि भाई साहब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करें और कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू अपना जीवन भी बिताएं, लाइवलीहुड भी अर्न करें। आप लोग सब एक प्रोडक्शन करें, उसी को बेचें और लोकल लेवल पे ही उसका कंजम्पशन हो, तो आपका जीवन भी चलेगा। बट हाँ, मीडियोकॉल लेवल जीवन होगा, आपकी जरूरतें पूरी होगी, रोटी कपड़ा मकान पूरा होगा। एकदम रईसों वाला जीवन आप नहीं जी पाएंगे कि आप कल को सोचे कि भैया मेरे पास सारे मटेरियलिस्टिक बेनिफिट होने चाहिए, वो नहीं होंगे। आप एक सोसाइटी के तौर पे, एक कम्युनिटी के तौर पे बहुत ही खुशहाल जीवन जी सकते हैं। सो ऑटोनोमस फंक्शनिंग हो, डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो, लोग ही आए, लोग ही बनाए इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का और उससे जो प्रॉफिट है उसको भी सब बांटे, सारे के सारे मिलके बांटे। तो एक पूरी छोटी जो कम्युनिटी है वो अपने सारे पर्पस सॉल्व कर लेगी, क्योंकि इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान हवा, ये बेसिक चीजें चाहिए, तो वो सबको मिल जाएंगी। ये चीज को वो प्रमोट करते थे। मूविंग अहेड, आर्टिकल नंबर 46, टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी and to protect them from injustice and exploitation, social injustice and exploitation। तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत सालों की हिस्ट्री हमारी रही है कि हमने हमारे देश में वीकर सेक्शन या जो बैकवर्ड क्लासेस है या जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, इनका शोषण किया है और इनको हमेशा डिग्रेडेड कम्युनिटी माना है। तो इतने सालों का जो उत्पीड़न इन लोगों का हुआ, शोषण हुआ, उससे इनको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके लिए हमारे देश की सरकारों को प्रयास लेते रहने चाहिए। ये नहीं होगा तब तक हमारे यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आएगी, जो जस्टिस की हम बातें कर रहे हैं वो नहीं आ पाएगी, लिबर्टी की जो बातें कर रहे हैं वो नहीं आ पाएगी। तो जो प्रीएम्बल में जो भी हमारे इंश्राइन करे हुए हैं, वैल्यूज इंश्राइन करी है, या ऑल थ्रू दी कॉन्स्टिट्यूशन जिन पे महत्व दिया गया है, जिन बातों पे, वो कभी भी अचीव ही नहीं हो पाएंगी। वो कब अचीव होंगी, जब इनका हम क्या करेंगे, इनका लिबरेशन करेंगे या इनका हम अपलिफ्टमेंट करेंगे। तो टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब वीकर सेक्शन में बैकवर्ड क्लासेस भी आ गई, विमेन भी आ गए, चाइल्ड अब्यूज जो होता था, चिल्ड्रन भी आ गए, सब आ गए, जो भी वीकर सेक्शन है ऑफ द सोसाइटी है सब इसके अंदर आ गए और उनको हमें अधिकार देने पड़ेंगे ताकि उनका इनजस्टिस नहीं हो उनके साथ, उनका एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण अब बंद हो जाए। तो आपको जो भी पॉलिसीज जो आप बना रहे हो उनमें इनको एक स्पेशल आपको अधिकार देने पड़ेंगे। यही रिजर्वेशन का कंसेप्ट है।
यही रिजर्वेशन का कंसेप्ट है जिससे इनका उद्धार हो। बट ये उद्धार आपको इतना इफेक्टिवली करना चाहिए, इतना तरीके से करना चाहिए कि हमारे को 75 साल नहीं लगने चाहिए कि रिजर्वेशन को कंटिन्यू करें। अभी तक की सरकारें हमारे इनके उद्धार कर चुकी होनी चाहिए थी। सिर्फ सरकार का काम नहीं था, ऑब्वियसली बात है, सिटीजन लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को भी ये समझना चाहिए था कि एवरीबडी इज इक्वल। बट ये सोच आते आते आएगी, अभी समय लगेगा, अभी और थोड़ा समय लगेगा। 75 साल के बाद भी हम नहीं बोल सकते कि वी आर सक्सेसफुल इन इट। हाँ, वी हैव कम अ लॉन्ग वे, हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। बहुत सारे लोगों को हमने ऐसी मेंटेलिटी दे दी है कि अब हर कोई ऐसा सोचता है कि एक देश एक साथ है, हर कोई बराबर है, ना जात है ना पात है। बट स्टिल मेजोरिटी ऑफ द पीपल अभी भी इस बिलीफ को नहीं करते हैं, मानते नहीं है। तो हमें इसका उद्धार करना है, तो सरकार को ये प्रमोट करना चाहिए। प्रमोट इन द सेंस एजुकेशन भी देनी चाहिए लोगों को। आज लोगों को अवेयर करना चाहिए कि भाई आप ये जो भी जात पात मान रहे हैं या जो भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं उन पे प्रॉपर कर्ब लगाया जाए। इनफैक्ट पनिशेबल ऑफेंसेस हैं ये। बट फिर भी लोग छोटे लेवल पे, क्योंकि कंट्रोल नहीं है पूरे देश पे एक साथ, तो छोटे लेवल पे ऐसी चीजें अभी भी होती है। तो आपको इसको कंट्रोल करना है। फिर आर्टिकल नंबर 47 बोलता है टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। अब गांधी जी थे एकदम क्लीन आदमी, ना कुछ खाते पीते थे जहां तक मुझे पता है, तो एकदम क्लीन आदमी थे। तो वो यही चाहते थे कि देश की तरक्की की अगर हम बात करेंगे, पहले ही देश हमारा डोल्ड्रम्स में था, पहले ही देश हमारा बिल्कुल त्रस्त था, ग्रस्त था, अस्त व्यस्त था। तो हमारे देश को उठना था। अब उठना, कोई नशेड़ी आदमी तो उठ नहीं सकता, या कोई जो पहले से ही टूटा हुआ है और उसमें ये आदतें और है तो वो तो टूट नहीं सकता, उठ नहीं सकता, वो आगे डेवलपमेंट की बातें नहीं कर सकता। क्लियर है? तो अब ये क्या चाहते थे कि भैया ये जो भी प्रिवलेंट चीजें हैं यहाँ पे, जिस तरीके से हमारे देश का नुकसान करती हैं ये चीजें, क्योंकि उन्होंने देखा था कि इससे साइड इफेक्ट्स क्या हैं, या इससे क्या क्या बीमारियां या क्या क्या परेशानियां हो सकती है, क्या किस तरीके से घर के माहौल रहते हैं, किस तरीके से एक बच्चे की ग्रोथ पे ये इम्पैक्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों को वो बिल्कुल पॉइजनस मानते थे। वो बोलते थे कि भैया नशे के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सब हमारे को बंद करने पड़ेंगे, चाहे फिर वो आपके दारू हो, चाहे वो आपके सूखे नशे हो, चाहे गीले नशे हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब आपको बंद करने पड़ेंगे अगर देश को आगे बढ़ाना है। क्योंकि हमारा जो अभी मेन फोकस है वो इसमें लेजर लेना, इसमें फ्री टाइम बिताना, इसको इंजॉय करने का समय नहीं है। हमारे देश को जो भी जरूरत है वो क्या है, एकदम सीट बेल्ट बांधो और एकदम हवाई जहाज उड़ाओ। हमारे देश को हमें आगे लेके जाना है। तो इन सब चीजों पे तो आपको बहुत ही तरीके से रोक लगानी पड़ेगी। बट फिर वही बात है, क्योंकि देश की रेवेन्यू सोर्स भी इससे है, काफी सारा कंजम्पशन, इतना बड़ा देश है तो इतना बड़ा कंजम्पशन है, तो कभी भी इस पे तरीके से रोक लगी नहीं पाई। हालांकि गांधी जी क्या चाहते थे कि इन सब चीजों पे पूरी तरीके से रोक हो जानी चाहिए। जो भी इंजूरियस टू हेल्थ है, जो आदमी की हेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो हमारे नेशन की प्रोडक्टिविटी खत्म कर रहे हैं, नेशन के जो कमाने वाले जवान, जो कस्बा है, जो मेन जो जवान जनता है, जो हमारी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, उसको खराब कर रही है, उसके घुटने खराब कर रही है, घुटने तोड़ रही है, उसका जीवन खराब कर रही है। तो इनको आपको क्या करना है, इनको पूरी तरीके से आपको कर्ब करना है, बिल्कुल हटाना है। ये उनका प्रिंसिपल था कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे प्रयास सरकारों को करने चाहिए। फिर आता है आर्टिकल नंबर 48 टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस, काब्स एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल एंड इंप्रूव देयर ब्रीड्स। सिंपलिस्टिक बात है कि भैया अब आप अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हो, खुद का प्रोडक्शन खुद ही कर रहे हो, ये सारी गंदी चीजें जो है आपकी दारू नशे ये सब आप बंद कर रहे हो, सारे आपस में सोसाइटी में लोग प्रॉफिट, काम भी खुद ही कर रहे हो, पैसे भी खुद ही कमा रहे हो, खुद का भला कर रहे हो, मस्त जीवन जी रहे हो। तो साथ ही साथ आप ये जो आपके जो जानवर हैं उनका भी आपको ध्यान रखना है। ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स है या जो आपके ड्रॉट एनिमल्स है, जो आपका बोझा उठाएंगे, गधे, खच्चर, घोड़े हो गए, या आपके दूध देने वाले जो जानवर हो गए, मिल्क कैटल जो हो गई आपकी, आपके काउस हो गए, आपकी गोट्स हो गई, इन सबको आपको क्या करना है, इन सबको आपको प्रोटेक्ट करना है। और स्लॉटर ऑफ काउस, जो इनको काटना का जो सिस्टम है, इनको आपको रोक लगानी है, क्योंकि ये आपकी प्रोडक्टिव एनिमल्स है। ये या तो आपकी मदद कर रहे हैं, ये तो या तो आपकी मदद कर रहे हैं आपके कंजम्पशन में, आपको न्यूट्रिशन देने में। आज दूध पियोगे तो ताकतवर बनोगे, ऐसा बोला जाता है। ये सब आपको आपके डोमेस्टिक हेल्प भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके न्यूट्रिशन की भी मदद रख रहे हैं, आपको बिजनेस सेटअप करने में, आपकी जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि मोस्टली क्या है, हमारा देश एग्रेरियन सोसाइटी था, एग्रीकल्चर सोसाइटी था। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को ऐसे जानवरों की भी जरूरत पड़ती थी जो हमारे खेत जोतते रहे या हमारा बोझा उठाते रहे। तो ये आपको उसमें भी मदद कर रहे हैं, आपसे उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये ऐसे जानवर हैं जिनका आपको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए।
इनको अच्छा सा इनका पालन पोषण करना चाहिए, इनकी ब्रीड्स को और इम्प्रूव करना चाहिए ताकि ये और ताकतवर बने और मजबूत बने और प्रोडक्टिव बने, देश का भला साथ साथ होता रहेगा। तो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस है उनको बंद करो जहां इनका काट फाट हो रहा है, और इनको और ज्यादा डेवलप करो इवन ऑन फर्दर लाइंस, जो भी आपकी डेवलपमेंट लाइंस है उन पे आप इनको डेवलप करो, ब्रीड्स इंप्रूव करो, हट्टी कट्टे मस्त करो इनको, क्योंकि यही आपको कमा के देंगे, यही आपके प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। सो ये प्रिंसिपल थे हमारे गांधी जी के, और इसी के बेस पे इन्हें बोला गया है गांधीयन प्रिंसिपल्स। कोई भी ऐसा डिफिकल्ट प्रिंसिपल था नहीं, सारी आप अगर आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कहानी समझ में आ जाएगी। फिर आते हैं हम लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। अब लिबरल इंटेलेक्चुअल के लिए मैंने आपको क्या बोला था, आप जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर साहब जैसी फोटो याद रखिए, जो सूट बूट में रहते थे, अंग्रेजी का प्रयोग करते थे, ये इस टाइप के लोग थे। ठीक है, अब लिबरल इंटेलेक्चुअल क्या है, ये जो हमारी ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी थी, हमारे देश की कन्वेंशनल जो मेंटेलिटी है उसको हटाती है और आगे की तरफ डायनेमिक प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस को एनकरेज करती है। क्योंकि अब हमारा देश है, अब हमारा देश क्या है, दुनिया के मैप पे है, तो हम अकेले तो रह नहीं सकते कि हम सोचे कि भाई हमारी तो इंडिजिनस जो हरकतें हैं या जो इंडिजिनस हमारे ख्यालात हैं वो ही करते करते कंटिन्यू हम पूरी दुनिया पर राज कर लेंगे या दुनिया में सस्टेन कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब एक ग्लोबल इकोनॉमी बन जाती है या ग्लोबल दुनिया हो चुकी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इंडिजीनियस काम ही चलाना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या था, इंडिजीनियस चीज को इनकरेज करो कि आप अपने ही लोग सेल्फ रिलायंस क्रिएट करो, आप खुद ही प्रोडक्ट बनाओ, खुद ही कंज्यूम करो, खुद ही प्रॉफिट शेयर करो, खुशहाल रहो। बट जब लार्ज स्केल पे बात आती है, वही कॉन्ट्ररी बात है कि लार्ज स्केल पे बात आती है तो ऐसा नहीं है कि दूसरी कंट्रीज तो कहाँ पहुंच गई, एकदम आसमान छू रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज ला रही है, नए नए डेवलपमेंट ला रहे हैं, और हम यहाँ पे अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम खेत जोत रहे हैं, हम सेल्फ प्रोडक्शन कर रहे हैं, डेयरी फार्मिंग पे ही दिमाग लगा रहे हैं, उसी टाइप का कपड़ा पहन रहे हैं। तो हम लोगों को क्या चाहिए, हमारे को भी देश को दुनिया के साथ मापदंड पे तोलना है, सेम मापदंड पे रखना है, दुनिया के साथ हमें ट्रेड करना है, ये सारी चीजें भी हमारे को करनी है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी छोड़नी पड़ेगी और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स कुछ अपनाने पड़ेंगे। इस टाइप की सोच रखते थे ये वाले लोग, और इसी टाइप के ये प्रिंसिपल है, यही चीजें ये बताती है। तो इसकी लैंग्वेज भी हम पढ़ेंगे तो हमारे को इजीली समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 44, टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। इधर आपको क्या ध्यान रखना है, ऑर्थोडॉक्स चीज कोई भी नहीं है, जो कन्वेंशनल चीज है उससे हम क्या कर रहे हैं, परे जा रहे हैं, उससे दूर जाके हम दुनिया में विलय कर रहे हैं, दुनिया के साथ बन रहे, ग्लोबल सिटीजन बनने वाली बात हो रही है। हालांकि ग्लोबल सिटीजन की बात नहीं हो रही है, पर कंसेप्ट इन दी मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल सिटीजन वाले प्रिंसिपल आप बोल सकते हैं इसको। अब क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पे ये पहला पॉइंट बोल रखा है, टू सिक्योर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट दी कंट्री। ये बहुत ही जेन्युइनली गुड प्रिंसिपल, गुड डायरेक्शन बोलूंगा मैं इसको। अगर ये होता तो काफी सारी बसड़े हमारे देश में कम होती, काफी सारी दिक्कतें हमारे देश में कम होती। बट इसमें क्या क्या दिक्कतें आई उस समझने के लिए पहले कहानी समझ लेते हैं। अब हमारे देश में क्या होता है, दो टाइप के, हमारे देश है किसी भी जगह दो टाइप के लॉज होते हैं, क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज। ठीक है, क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज। क्रिमिनल लॉज जैसे नाम से पता पड़ रहा है, कोई भी क्रिमिनल एक्ट करा, आपने खून करा, चोरी करी, मर्डर करी, रेप करी, ये सारी चीजें जो भी है ये क्रिमिनल लॉ में फॉल करती है। क्रिमिनल एक्टिविटीज है, क्राइम अगर आप कर रहे हैं तो आप क्या क्या गुना, ये किसी भी टाइप का क्राइम कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, आपके क्रिमिनल लॉ में फॉल करेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो सिविल लॉज में फॉल करती है। तो प्रॉपर्टी के मैटर हो गए, जमीन के मैटर हो गए, पानी की डिस्प्यूट्स हो गए, ऐसे जो भी डिस्प्यूट्स है वो आपके कहा आते हैं, सिविल लॉज में आते हैं। सिविल लॉज में और भी चीज आती है, एक तो होती है ऑर्डिनरी सिविल लॉज और एक होती है पर्सनल लॉज। ऑर्डिनरी सिविल लॉ में जैसे मैंने आपको बताया भाई, आपके प्रॉपर्टी के मैटर हो गए, किसी के गाड़ी का मैटर हो गया, जो भी अपार्ट फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई बैंकिंग मैटर हो गए, इंश्योरेंस मैटर हो गए, ये सब क्या आ जाएंगे आपके सिविल, कंपनी मैटर्स हो गए, ये सब आपके आ जाएंगे सिविल लॉज में। साथ ही साथ क्या होता है, कुछ पर्सनल लॉज होते हैं। अब हर कम्युनिटी क्या होती थी, पहले अपने आप गवर्न होती थी। जो मुसलमान कम्युनिटी है वो मुसलमान लॉ से गवर्न की जाती थी, हिंदू कम्युनिटी हिंदू लॉ से गवर्न की जाती थी। तो इनकी शादी, इनका ब्याह, इनके तलाक, डाइवोर्स के प्रोसेस, इनके इनहेरिटेंस, बाप से पैसा कैसे ट्रांसफर होगा, बेटी को ट्रांसफर होगा, बेटे को ट्रांसफर होगा, कौन से शादी में कौन से गोत्र में करेंगे या कौन से धर्म में करेंगे, कितने दूरी पे करेंगे, कितने गांव छोड़ के करेंगे, ये सारी चीजें हुआ करती थी। तो पर्सनल लॉज हर कम्युनिटी के अलग होते थे।
मुसलमान होगा तो मुसलमान के अलग होंगे, हिंदू होगा हिंदू के अलग होंगे, पंजाबी होगा पंजाबी के अलग होंगे, सिख के, ईसाई होगा ईसाई के अलग होंगे। अब क्योंकि हमारा देश वैसे ही धर्म से हमेशा से एक थिन थ्रेड पे जी रहा है, इतने सारे धर्म है, इतने सारी बातें हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, तो कहीं ना कहीं थिन थ्रेड पे ही जी रहा है। अगर हमने वो थ्रेड क्रॉस कर दी, तोड़ दी, थिन लाइन क्रॉस कर दी, तो क्या होता है, ये जो बातें हैं ये क्या होती है, झगड़े दंगे फसाद में डेवलप हो सकती है। यही परेशानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स के साथ थी। वो चाहते तो ये थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए, सारे नहीं चाहते थे, वापस बात हो रही, सारे नहीं चाहते थे, बट जो लिबरल इंटेलेक्चुअल लोग थे वो ये चाहते थे कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए, हम ये सारे पर्सनल लॉ भी सेम कर दें, हम ये सारे पर्सनल लॉ भी सेम कर दें। क्रिमिनल लॉ तो वैसे ही सेम है, क्रिमिनल लॉ मर्डर चाहे हिंदू ने करा है, चाहे मुसलमान ने करा है, चाहे पंजाबी ने करा है, चाहे क्रिश्चियन ने करा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सबको सेम की सेम सजा मिलेगी। ऑर्डिनरी लॉज जो है, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट है, रेवेन्यू डिस्प्यूट्स हैं, ये सारे डिस्प्यूट्स भी ऑल टुगेदर सेम तरीके से ही रिजॉल्व किए जाते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनल लॉज, तो वहां पे क्या हो जाता है, पर्सनल लॉ गवर्न करने लग जाता है। हिंदू लॉ हिंदू के शादी ब्याह तलाक की चीज़ों को गवर्न करेगा, मुसलमान होगा मुसलमान वाला जो लॉ होगा वो इनको शिया लॉ इफ आई एम नॉट रॉन्ग उससे गवर्न किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें पर्सनल लॉज अलग हैं, और यहीं पे क्या थे, यही सारी झगड़े की फसाद है। ये डिफरेंस है क्योंकि डिफरेंट तरीके से डिफरेंट टाइप के लोग ट्रीट किए जाते हैं। आज यहाँ की जो हिंदू कम्युनिटी की जो औरत होगी वो मुसलमान कम्युनिटी की औरत से डिफरेंट ट्रीट की जाएगी कई चीज़ों में। जो इनहेरिटेंस का सिस्टम है वो हिंदुओं का अलग होगा, मुसलमानों का अलग होगा। तो जब एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में उतरते हुए दिखती हैं तो क्या होती है, रिफ्ट्स क्रिएट हो जाती है। हिंदू को लगता है कि वो गलत है, मुसलमान को लगता है वो गलत है, पंजाबी को लगता है ये गलत है, क्रिश्चियन को लगता है ये गलत है, क्योंकि सबके अपने अपने लॉज है। और लेकिन रह तो को एग्जिस्टेंट ही रहे तो सब कुछ एक ही देश में रहे, इलाके इलाके सब कुछ सेम ही है। आज मेरे ही इलाके में 5 मुसलमान रह रहे होंगे, 3 पंजाबी रह रहे होंगे, 2 क्रिश्चियन रह रहे होंगे, तो रह तो सब आसपास ही रहे, लेकिन सबका ट्रीटमेंट इनहेरिटेंस का, शादी का, तलाक का सब कुछ डिफरेंस है। तो क्या होता है, इससे मतभेद क्रिएट हो जाता है, रिफ्ट क्रिएट हो जाते हैं कि हम अच्छे तुम बुरे, तुम अच्छे हम बुरे। हम बुरे तो खैर कोई बोलता नहीं है, बट मतलब कोई बात नहीं, द क्रक्स इज कि डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इस पर्सनल लॉ से। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर थे, कुछ लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिबरल इंटेलेक्चुअल थे, इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू वाज वन ऑफ देम, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि जवाहरलाल नेहरू की फोटो आप याद रखें लिबरल इंटेलेक्चुअल की जब भी बात करेंगे। तो वो क्या चाहते थे कि भैया सिविल लॉज भी सेम होने चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। आप इस कंट्री के सिटीजन हैं, आप अपनी आइडेंटिटी अगर बना रहे हैं तो एक नेशनलिस्ट आइडेंटिटी बनाए ना, नेशनल आइडेंटिटी बनाए। अब रिलीजनल आइडेंटिटी क्यों बना रहे हैं अपनी? आज कोई भी इस भारत देश का नागरिक है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म का हो, है तो भारत की औरत, है तो भारत का ही इंसान, है तो भारत का ही मर्द, भारत का ही पुरुष, भारत का ही बच्चा, क्लियर है? तो वो आइडेंटिटी आपकी नेशनल होनी चाहिए, ना कि रिलीजियस आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो सिविल कोड से क्या होगा, जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड कर दोगे तो अगर जो तलाक का प्रोसेस है वो सब में कॉमन रहेगा, शादी का जो प्रोसेस है वो सब में कॉमन रहेगा, प्रोसेस इन द सेंस लॉ कॉमन रहेगा। आपको जिस तरीके से मनानी है आप मनाएं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको लॉ के लिए दोनों चीजें कॉमन हो जाएंगी, सारी चीजें कॉमन हो जाएगी। इनहेरिटेंस है कि कोई मरेगा तो अपने बच्चों को कैसे ट्रांसफर होगा पैसा, किस 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 बच्चे को ट्रांसफर होगा, किसको नहीं होगा, क्या क्या इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं या क्या क्या इसके अंदर पॉइंट्स हैं, नुआंसेस हैं, वो सब सेम डिफाइन होंगे फॉर एवरी कम्युनिटी, फॉर एवरी कास्ट एंड फॉर एवरी लैंग्वेज। तो दैट इज बेटर, मेरी नजर में इट इज अ गुड थिंग। तो यही होना चाहिए था यूनिफॉर्म सिविल कोड, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि रेडिकलाइजेशन है, पोलराइजेशन है, वोट बैंक्स की बात होती है, जो हमारे पॉलिटिशियन है, अब आज मुसलमान नेता होगा तो मुसलमान तबके के लोगों को एनकरेज करेगा, उनके वोट एक्सपेक्ट करेगा, तो वो कहीं पे भी ये नहीं चाहेगा कि मेरा मुसलमान लॉ खत्म हो जाए या डिमीन हो जाए और एक नया लॉ आ जाए, क्योंकि उसको मुसलमान के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने। हिंदू नेता होगा तो वो हिंदू के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा, वो नहीं बोलेगा कि भैया मैं इस तरीके से क्यों मानूं कि भैया मेरे यहाँ पे तलाक का ये तरीका है, मैं क्यों एक यूनिफॉर्म सिविल कोड मानूं, मैं तो मेरे तरीके से जीऊँगा। हमारे युग युगांतर तक सेंचुरी से यही प्रोसेस फॉलो होता आ रहा है, इनहेरिटेंस इसी तरीके से जाता है। तो ये सब चीज़ें वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, क्योंकि पोल और जैसे ही अगर इन चीज़ों पे मानेंगे तो हो सकता है वो पॉलिटिकल पार्टी क्या हो जाएगी, लोग पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट हो जाए कि इन्होंने हमारे धर्म को प्रोटेक्ट नहीं किया, हमारे लॉज को प्रोटेक्ट नहीं किया। तो इस डर में या इस लालच में आप कुछ भी कह सकते हैं, कभी भी ये एक्चुअल फ्रूट्रेशन प्रोसेस पे आया ही नहीं, ये कभी भी फ्रूट बना ही नहीं, एक्चुअल कभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो ही नहीं पाया। फिर आता है आर्टिकल 45, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्लियर हो गया।
आर्टिकल 45 बोलता है टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। ये एक ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो कि लागू किया गया है, इसको इम्प्रूव किया गया है, क्योंकि जो इसकी इनिशियल ओरिजिनल लैंग्वेज थी वो ये नहीं थी। टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स हुआ करता था पहले। जब तक 14 साल का बच्चा नहीं हो जाता, हमारे देश की सरकारों को ऐसे प्रयास करने चाहिए, गवर्नेंस को ऐसे प्रयास करने चाहिए कि हम उनको एजुकेशन, एलिमेंट्री और बेसिक एजुकेशन दे पाए। ये बोलता था, ये पहले 14 साल तक होता था। लेकिन धीरे धीरे हमारे रिसोर्सेज ग्रो करने लगे और एजुकेशन की इंपॉर्टेंस हमारा देश समझने लगा, तो इसमें क्या किया गया, इसको फंडामेंटल राइट बना दिया 6 से 14 साल को, जो हमने पढ़ा था आर्टिकल 21A में, कि आर्टिकल 21A बोलता था 6 से 14 साल तक के बच्चों को तो आपको एजुकेशन देनी ही पड़ेगी, कंपलसरी एजुकेशन हो चुकी है। सो इट हैज़ बिकम अ फंडामेंटल राइट, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको ये राइट नहीं मिल रहा तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा वार्ड इस एज ग्रुप में बिलोंग करता है और उसको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराई जा रही किसी भी कारण, डिस्क्रिमिनेशन कोई भी हो ही नहीं सकता, तो ये आपका गारंटीड राइट हो जाता है। तो इसका एक पार्ट हमने फंडामेंटल राइट बना दिया। पहले ये क्या था, 0 से 14 था, पहले ये 0 से 14 था। अब इसको क्या कर दिया, लैंग्वेज को चेंज करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल रख दिया 0 से 6, और 6 से 14 तो क्या बना दिया आपका, फंडामेंटल राइट ही बना दिया। ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये बात आती है समझ में? तो इसके ऊपर हमने थोड़ा बहुत काम किया है। काम हम सारे पॉइंट पे कहीं ना कहीं इस सालों में, 75 सालों में हमने थोड़ा थोड़ा काम सब पे किया ही है, बट कुछ ऐसी चीजें थी जिस पर हमें अग्रेसिवली काम करना था और किस चीज को हम थोड़ा लेट लूज कर सकते हैं कि धीरे 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 करना था। बट वही है, रेडिकलाइजेशन, पोलराइजेशन की वजह से हमने जो चीज़ों पे करना था उस पर किया नहीं, और बाकी चीज़ों पे हमने जहाँ जहाँ ऐसा कोई मुद्दा नहीं बन सकता था वहाँ पे हमने काम किया है। सो ये काम करा है, इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया एक पार्ट को, और बचा हुआ अब जो 0 to 6 है, इसको अभी भी डीपीएसपी है कि 6 साल तक के बच्चे को प्रयास करने चाहिए कि उनको एलिमेंट्री एजुकेशन भी मिले, और धीरे धीरे ये भी फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 48 टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। अब जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी जो कंट्री है अभी भी मोस्टली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, बट उस टाइम तो काफ़ी सारी कंट्री 70 से 80% जो कंट्री थी वॉज ऑन एग्रेरियन सोसाइटी ओनली, वॉज ओनली एग्रेरियन सोसाइटी, यानी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती थी। हमारा मेन जो प्रोडक्टिव पार्ट था इकोनॉमी का वो एग्रीकल्चर था, जो हमारा जीडीपी में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था दैट वाज एग्रीकल्चर। क्लियर है? तो एग्रीकल्चर हमारी मेन लाइफलाइन थी हमारे देश की। एनिमल हस्बेंड्री हो गई, साथ ही साथ जो जानवरों का रख रखाव है, पालन है, पोषण है, उनको यूज़ करना है, ये हमारे बेसिकली मेन इंडस्ट्री हुआ करती थी, मेन प्रोडक्टिव इंडस्ट्री हुआ करती थी। तो अब इस एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की इंडस्ट्री, क्योंकि मेन पॉपुलेशन तो इसी पे बेस्ड है, तो अब इसी पे काम करना है, ऐसा तो है नहीं कि इनसे ये काम बंद करवा देंगे। तो इस काम को और बढ़ावा देने के लिए और अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पे नवीन और वैज्ञानिक उपकरणों का यूज़ करके नई नई चीज़ें, नए नए मेथड डेवलप करके सेल्फ रिलायंस क्रिएट करनी चाहिए। हम काम तो यही कर रहे हैं, बेसिक काम तो इसको ही बोल रहे हैं हम कि इसको भी करो आप, बट इसको हम नए तरीके से आप इसको डेवलप करिए, रादर देन जो ऑर्थोडॉक्स तरीके चलते आए उसके अलावा आप कुछ अब नयापन भी इसमें लेके आए, इस तरीके को एनकरेज करना है, ये आर्टिकल 48 बोलता है। तो सिंपल एंड ईजी। आर्टिकल 48 का ये सेकंड पार्ट है। आर्टिकल 48 का एक पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 48A, ये भी अमेंडमेंट के तौर पे लाया। ए है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जैसे जैसे जनता बढ़ रही है, जंगल कट रहे हैं, पूरे पूरे एरियाज खाली हो रहे हैं, पूरा वेजिटेशन खराब हो रही है, फ्लोरा फोना सब डिस्ट्रॉय हो रही है, वाइल्ड लाइफ खत्म हो रही है, इससे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं ऑन दी एनवायरनमेंट। आपका रेन स्पेस का बहुत बड़ा, रेनफॉल पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। तो अब क्या करना है हमारे को ऐसे प्रयास करने हैं कि हम इस एनवायरनमेंट को बचा पाए, हमारी वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा फोना, जो एक इकोसिस्टम बनाया गया है बाय सम सुपर पावर, जिसने भी ये दुनिया बनाई है, उन्होंने क्या किया है, एक इतना बढ़िया सिस्टम बनाया है, इकोसिस्टम बनाया है। तो इस इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारे पास है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे ये वैनिश होगा, ये डिस्ट्रॉय होगा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देंगे हम खुद ही खुद को मार देंगे। इस टाइप की हरकतें हम कर रहे हैं। तो हमारे को क्या करना है, हमारे को इनको प्रोटेक्ट करना है, जो भी हमारी फॉरेस्ट है, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, क्योंकि हमारे को फॉरेस्ट से बहुत सारी चीज़ें मिलती है। हम जो ऑक्सीजन कर रहे हैं, आज जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो कोई चाचा ताऊ तो आके हमारे को देखे नहीं जा रहे
ये कौन दे रहा है हमारे को? पेड़ पौधे दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वुड है, जो मोस्ट यूज्ड कमोडिटी है वुड, उससे हम हर चीज़ उससे बन रही है, कहीं ना कहीं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। पेड़ में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको काम आती है, मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल यूज़ हैं, उससे सेप से आपको कोई अलग यूज़ मिलते हैं। देन आपका सॉइल इरोजन जो है वो बचाएगा, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करेगा। तो फ्लोरा फोना से बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में है। इस दुनिया को बनाने का जो सिस्टम है ना, जो आज हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी गवर्नेंस की बात करें कि गवर्नेंस इस तरीके से करें, ये सिस्टम इस तरीके से बनाए। लेकिन जो सुपर पावर है जिसने ये दुनिया बनाई है, ये उसी का एक पार्ट है कि उसमें ये सब चीज़ें भी उन्होंने दी है ताकि दुनिया सिस्टम के अंदर चल सके। आदमी को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल सके, तो ये भैया ये पेड़ पौधे हैं। खाने के लिए ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो सके, तो ये पेड़ पौधे हैं। क्लियर है बात? तो ये सारा सिस्टम जो दुनिया का इकोसिस्टम है, ये भी मेंटेन रहना चाहिए, तभी हम हमारे सिस्टम आगे चला पाएंगे। नहीं तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट होकर दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो इसको प्रोटेक्ट करना, एनवायरनमेंट करना, हमारी एनवायरनमेंट और हमारी वाइल्ड लाइफ और हमारी इकोसिस्टम को शुड बी आवर प्रायोरिटी। और यही इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 48 में बोला गया है, वी नीड टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसके लिए आपको स्टेप लेने पड़ेंगे। Then comes article number 49, to protect monuments, places and objects of artistic and historic interest which are declared to be of national importance। अब क्योंकि नेशनल इंपॉर्टेंस, हमारे देश की हेरिटेज जो है इस वर्ल्ड नोन, हमारे देश में अनेक प्रकार के कलाकार रह चुके हैं, कलाकार रह गए, आर्किटेक्चर हमारे देश का पूरी दुनिया में फेमस है। और क्योंकि हमें उस वक्त भी पता था कि हमारे देश में ये खूबियाँ हैं, और इसी को देखते हुए बाहर के लोग हमारे यहाँ आते थे, अलग अलग राजा हमारे यहाँ पे आके ऑक्यूपेशन करते थे, फिर अंग्रेज़ यहाँ पे आए। तो क्योंकि यहाँ के मोन्यूमेंट, यहाँ की प्लेसेस, पैलेसेस जो भी है, ऑब्जेक्ट्स है जो भी, बहुत ही ज़्यादा उम्दा क्वालिटी के हैं, अलग तरीके हैं। ये उस टाइम में जब रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे, क्रिएशन रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे लोगों के पास, तो हाथ से इन लोगों ने ये सब चीज़ें बनाई हैं, विच इज़ ऑफ अटर अम्यूजमेंट। तो इसको और बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म रेवेन्यू सोर्स, ऑब्वियसली रेवेन्यू सोर्स और क्रिएट करने के लिए, और हमारे देश के फुटप्रिंट को इस दुनिया के मैप पे रखने के लिए कि हर कोई जाना चाहे, अरे यार ये खूबसूरत चीज़ तो इस भारत देश में है, ये खूबसूरत तो इस देश में है। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, इसको और ज़्यादा बढ़ावा देना है, इसको प्रोटेक्ट करना है ताकि ये डिस्ट्रॉय नहीं हो, और कल को हमारा कल्चर और जो हेरिटेज है वो कहीं खो ना जाए। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रिंसिपल आपको डायरेक्शन देता है कि आपको ऐसे स्टेप लेने चाहिए कि आप अपने मोन्यूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस, जो भी हमारे देश की हिस्ट्री बताता है, हमारे देश की आर्किटेक्चर बताता है, आर्ट को वैल्यू करता है या डिपिक्ट करता है, उन सब चीज़ों को हमारे को प्रोटेक्ट करना चाहिए और इसको इम्प्रूव करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। विद टाइम इसकी ब्यूटी होनी चाहिए। इनफैक्ट जो राजे रजवाड़े हैं, उन्होंने भी अपने महल वहल को क्या कर दिया है, पैलेसेस वगैरह जो भी होते थे, तो टू प्रोटेक्ट देम उन्होंने क्या करा, बाद में जब उनके प्रीवी पर्सेस बंद हो गए राजे रजवाड़ों के, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इनको कन्वर्ट कर दिया हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ में और हेरिटेज होटल्स में, कि लोग आएँ और इस हेरिटेज को देखें कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे महल होते हैं, किस तरीके से हमारे यहाँ पे सिस्टम हुआ करता था, हमारे हिस्ट्री में किस तरीके से लोग काम किया करते थे, राजा का क्या एकदम राजा के क्या ठाट बाट हुआ करते थे। तो ये सब चीज़ें क्या कर दी इन्होंने, कन्वर्ट कर दी इनको हेरिटेज होटल्स में, ताकि लोग आ के देखें और उसके पैसे दें, तो उसका डेवलपमेंट भी हो जाए, उस पैलेस का मेंटेनेंस भी हो जाए, वो जिस तरीके से जिस एग्जिस्टेंस, जिस खूबसूरती के साथ वो उस टाइम हुआ करता था, वही खूबसूरती उसकी आगे भी मेंटेन रहे। तो इससे क्या करा, इसको कन्वर्ट कर दिया हेरिटेज होटल। यही कंसेप्ट है कि हमने हेरिटेज होटल कन्वर्ट कर दिए पैलेसेस, जो जो महल हुआ करते थे, बड़े बड़े महल हुआ करते थे, उनको हमने क्या कर दिया, हेरिटेज होटल्स में कन्वर्ट कर दिया। इकोनॉमिक कारण तो था ही कि भैया प्रिवी पर्सेस बंद हो गए थे, इकोनॉमिक कारण तो था ही कि प्रिवी पर्स हमारे देश में जो मिलते थे राजे रजवाड़ों को, वो बंद हो गए थे आफ्टर इंदिरा गांधी डिसीजन। अब इनकी मेंटेनेंस और भारी पड़ गई, काम तो पहले राजा रजवाड़ों के छीन लिए थे, राज तो करते ही नहीं थे अब कहीं पे, कम से कम इनका गुजारा प्रीवी पर्स से चल रहा था, राजमहल में रह रहे थे, पैलेसेस में रह रहे थे, और गुजारे के लिए इनके पास प्रीवी पर्सेस थे। बट इवेंचुअली जाके प्रीवी पर्सेस भी बंद हो गए। तो अब इन्होंने क्या दिमाग लगाया, इन्होंने क्या अच्छा किया कि इनको हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया, हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट कर दिया, जिसका इनका रेवेन्यू जनरेशन भी होता जाए, वहाँ पे लोग आए, उसको ऑब्जर्व करें, उसको देखें, उस खूबसूरत जगहों का लुत्फ उठाएं, और फिर उनको पैसा रेवेन्यू क्रिएशन हो, जिससे वो इनकी मेंटेनेंस भी कर सके और खुद का गुजारा भी कैरी ऑन कर सके। तो इसी तरीके से यही काम सरकार को भी करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम राजे रजवाड़े, जो राजे रजवाड़े इन पोजेशन है वो तो अलग ही बात हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट
जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं, जो 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 रिसोर्सेज, जो ऐसे मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस जो गवर्नमेंट कंट्रोल है, उसको गवर्नमेंट को भी ऐसे प्रयास करने चाहिए कि उसको खूबसूरत बनाए रखें, प्रोटेक्ट करें, ताकि इवेंचुअली जाके वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेशन हो और देश का नाम दुनिया के मैप पे हमेशा रहे, या दुनिया में हमेशा भारत का नाम नोन रहे, रिगार्डेड एज द आर्टिस्टिक इंटेलिजेंट पीपल रहना चाहिए। क्लियर है। फिर आता है आर्टिकल नंबर 50, टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। अब पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट का मतलब क्या है? हमारा जो भी देश है, गवर्नेंस है, तो गवर्नेंस के हमारे 3 पार्ट होते हैं, 3 पहलू हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव जो हमारा कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो हमारा कानून इंप्लीमेंट करता है, कार्य प्रणाली, ठीक है, और जुडिशरी जो हमारी न्याय प्रणाली, जो हमारा न्याय देता है कि हमने जो कानून बनाया है और जो लागू करा है वो बिल्कुल सही तरीके से किया है। अब कानून बनाता है वो तो सेपरेट होता ही है, कानून तो राजे रजवाड़ों के टाइम में भी मंत्रिमंडल ही बनाया करते थे, तो लेजिस्लेशन तो था ही। लेकिन एग्जीक्यूटिव क्या है? इस कानून को इंप्लीमेंट करता है। जो भी कानून लेजिस्लेशन ने बनाया है, एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करता है कि इस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना है। तो जितनी भी स्टेट गवर्नेंस के पार्ट है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट है, वो एग्जीक्यूटिव में फॉल करते हैं। तो जितने भी विभाग हैं, जितने भी ऑफिसेज हैं, जो भी है, चाहे पुलिस है, चाहे रेवेन्यू सोर्स है, चाहे कोर्ट, चाहे आपका नॉन जुडिशियल फंक्शन है कोर्ट के, या आपके और जो डिपार्टमेंट है, बोर्ड्स हो गए, जितने भी बोर्ड्स हो गए, तो सब एग्जीक्यूटिव में फॉल करते हैं। अब कानून बनाया लेजिस्लेटिव ने, एग्जीक्यूटिव ने उसको फॉलो किया, इंप्लीमेंट किया। अब इन्होंने जो इम्प्लीमेंट किया है, क्या वो सही किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल किया है, वैलिड किया है, किसी को नुकसान पहुंचाते हुए तो नहीं किया है? ये कौन जज करेगा? ये जज करेगा जुडिशरी। कि जो भी कानून में दिया गया है वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है, सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है, इम्पार्शली इम्प्लीमेंट हुआ है, किसी को नुकसान पहुंचाते हुए इम्प्लीमेंट हुआ है, ना पहुंचाते हुए इम्प्लीमेंट हुआ है, तो ये इंश्योर करेगा जुडिशरी। कहीं पे फंडामेंटल राइट तो वायोलेट नहीं हो रहा वाइल इम्प्लीमेंटिंग दैट, तो ये सब इंश्योर करेगा जुडिशरी। अब सीधी सी बात है, जब ये इंश्योर करेगा तो ये और ये बॉडी अलग होनी चाहिए, तभी तो इसका कोई मतलब है। अगर मैं ये बोल दूं दोनों बॉडी एक ही है और फिर मैं ऐसी बातें करूं कि ये इम्प्लीमेंट हुआ है या सही हुआ है या नहीं हुआ है, ये देखेगा कौन? जुडिशरी देखेगी। लेकिन जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेपरेट ही नहीं है, वो तो एक ही है। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव जो कानून इंप्लीमेंट कर रहा है वही कानून जज कर रहा है, वही उस इम्प्लीमेंटेशन को जज कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत चीज़ हो जाएगी, ये पॉसिबल ही नहीं है फिर सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, या उसके जो फ्लॉज है या उनकी जो गलतियां हैं उनके ऊपर काम हो सकता है, या उन पर कोई पकड़ सकता है। फिर तो आपको आज पुलिस ही कानून बनाए, पुलिस ही कानून को इम्प्लीमेंट करे और पुलिस ही उसको जज करे कि भैया मैंने ये जो करा है सब सही करा है, तो फिर किस तरीके से आप वॉच रख सकते हो या आप किस तरीके से कंट्रोल बना के रख सकते हो? तो इसलिए क्या है, द प्रायोरिटी और द प्राइम इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो कानून को इम्प्लीमेंट करने वाली ब्रांच है और जो कानून को जज करने वाली ब्रांच है, इम्प्लीमेंटेशन को जज करने वाली ब्रांच है, दैट शुड बी सेपरेट। ये सेपरेट नहीं होगी, क्योंकि पहले के टाइम में ऐसा ही होता था, इम्प्लीमेंट भी यही लोग कर रहे हैं और फिर जज भी हमारे यही लोग कर रहे हैं। जुडिशरी जो करना है अपनी इच्छा से करो, कोई जजमेंट है ही नहीं, इट इज एज गुड एज नो जजमेंट। तो इसको क्या करना है, इसको हमारे को इंश्योर करना है कि जुडिशरी शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ये आर्टिकल 50 बोलता है और ये भली बात ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है और इसको हम फॉलो भी करते हैं कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो हमारे लोअर कोर्ट्स है, इट इज़ अ टोटली इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड अनरिलेटेड टू द एग्जीक्यूटिव पार्ट। डिफरेंस है हमारे तीनों ही विंग्स को पूरी तरीके से सेपरेट रखा गया है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। क्लियर है? तो ये इंश्योर करता है, ये इंश्योर, और इधर आर्टिकल 50 हमारे को बोलता है कि आपको ऐसे प्रयास करने चाहिए, आपको इंश्योर करना चाहिए कि हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस इनमें रहे। इनको कभी भी सेपरेशन ऑफ फंक्शन तो जरूरी है, सेपरेशन ऑफ पावर्स जरूरी है। फिर आर्टिकल 51 की बात करते हैं अपन। तो दिस इज द लास्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आर्टिकल 36 से 51 अपन ने किया था कि 36 to 51 इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल। 50 तक हमने कर लिया और अब ये आर्टिकल 51 वुड बी द लास्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल। क्या बोलता है आर्टिकल 51? लिबरल इंटेलेक्चुअल का ही पार्ट है। टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस विद द नेशंस, to foster respect for international law, treaty obligations and to encourage settlement of international disputes by arbitration। अब यहाँ पे क्या है, आपको एक चीज समझने की बात है, वैसे आपको पता ही है कि भैया हम जो इकलौता देश है, हम जो देश है वो इस दुनिया में इकलौता तो रह नहीं सकता।
ऐसा तो है नहीं कि दुनिया सिर्फ इंडियंस ने ही बनाई है या इंडिया ही सब कुछ है और कुछ है नहीं। पहले के ज़माने में दुनिया को ज़रूर ये लगता था, जब इतना दुनिया ग्रो नहीं करी थी, आज से 1000 साल पहले मैं जाऊँगा, तो हो सकता है एक देश के नागरिक को ये लगता था कि दुनिया यही है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि इस दुनिया में दूसरी कंट्रीज़ भी हैं या दूसरी तरीके से सिस्टम भी चलता है। वो अवेयर नहीं था, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन का सोर्स नहीं था। तो अगर कोई आज यहाँ पैदा हुआ है तो उसको ये लगता था कि यार यही दुनिया है, आसपास इतना ही मेरा देश है, आसपास के जो लोग हैं मेरे जैसे ही लोग हैं और कोई नहीं होता, मेरे जैसे ही कलर होता है, मेरे जैसी भाषाएं होती है। तो वो रिस्ट्रिक्टिव माइंडसेट था। रिस्ट्रिक्टिव माइंडसेट इसलिए था क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि दुनिया में और भी चीज़ें और टाइप के लोग भी हो सकते हैं। जिस तरीके से आज हम अनअवेयर हैं कि क्या इस सोलर सिस्टम में या इस यूनिवर्स में और भी कहीं लाइफ है, हम अनअवेयर है अभी। हो सकता है कहीं ना कहीं लाइफ हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि कहीं पे भी लाइफ नहीं हो, सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ हो सकता है दुनिया के किसी और प्लेनेट पे भी दुनिया के किसी और प्लेनेट पे भी इस यूनिवर्स के किसी और प्लेनेट पे भी लाइफ हो, और इवेंचुअली होएगी, जहाँ तक मुझे लगता है होएगी, क्योंकि हम सबसे बेस्ट इस क्रिएशन ने जो सुपर पावर है उसने सबसे बेस्ट जो चीज़ बनाई है वो हम है, ये नहीं मान सकता। हमसे बेहतर भी कोई ना कोई प्रजाति होएगी, जहाँ तक मेरा बिलीफ है। हाँ, अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है, अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है कि कहीं और भी प्लेनेट है, वहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, पर ढूंढ रहे हैं। आज नहीं कल हो सकता है 100 साल 200 साल 500 साल बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ उजागर हो जाए या मिल जाए। तो सिमिलरली जब हम 1000 साल पहले जाते हैं या 2000 साल पहले जाते हैं और हिस्ट्री में पहले जाते हैं, 1000-2000 साल पहले तो शायद फिर भी लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा था कि अलग अलग किंगडम्स हैं, अलग अलग रजवाड़े हैं, अलग अलग टाइप के लोग अटैक करने आते थे, तो धीरे धीरे डिक्लेयर होने लग गया। बट अगर मैं 5000, 10,000, 15,000 साल पहले जाऊँ तो लोगों को ये नहीं पता था कि भैया दुनिया में और भी कोई देश होता है। जो जहाँ का है, इंडिजीनियस है, उसको लगता था भैया नेटिव है, वो वहीं का वहीं मानता था और उसको लगता था कि यही दुनिया है, यही सीमित दुनिया है, इसी टाइप के लोग पूरी दुनिया में होते हैं, यहीं पे रहते हैं। क्लियर है बात? ये धीरे धीरे उजागर हुआ जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री डिस्कवर होना चली, कोलंबस, वास्को डी गामा नई नई कंट्रियाँ डिस्कवर करी, ट्रेड होने लगे, तब लोगों को पता पड़ने लगा कि भैया हाँ, दुनिया में और भी टाइप के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग कलर के लोग हैं, अलग अलग बिलीफ के लोग हैं। तो इसी तरह जब मैं आज की बात करता हूँ, अब जब क्योंकि सब डिस्कवर्ड है, अब सब पता है हमारे को कि वर्ल्ड मैप क्या है, वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्रियाँ हैं, सब कुछ हमारे को पता है, सब कुछ लोकेटेड है, सब कुछ डिस्कवर्ड है, तो अब आप अकेले नहीं रह सकते। अब इस दुनिया में आप अकेले नहीं रह सकते कि मैं सोचूं कि सिर्फ इंडियन देश है, इंडिया एक देश है और इंडिया ही सर्वाइव कर लेगा। मुझे रिलाई ही नहीं करना किसी बाहर के देश पे, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, ना मुझे कुछ उनको देना है। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रेड इतना फ्री हो चुका है, कम्यूटेशन इतना फ्री हो चुका है कि हर आदमी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। पूरी जो गिरारियाँ है, ये गाड़ी है, अब सबके सब साथ चलेंगे जब ही चल पाएगी। अगर आप अकेले हैं तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ऑटोमेटिकली ये प्रेशर है देश पे कि हमारे को इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन करने पड़ेंगे। इंटरनेशनल कंट्रीज, दूसरी जो कंट्रीज़ है उनसे हमने दोस्ती रखनी पड़ेगी, यारी रखनी पड़ेगी, उनके साथ कोई ना कोई हमारे को अग्रीमेंट्स लाने पड़ेंगे, कोई ना कोई काम साथ करने पड़ेंगे, ट्रेड हमारे को करना पड़ेगा। आज मेरी चीज़ जो यहाँ पे बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वो मुझे बाहर बेचनी पड़ेगी। वहाँ पे दूसरी कंट्रीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं या उत्पादन हो रहा है जिसका कंजम्पशन मेरे यहाँ पे होता है, तो मुझे उनसे ट्रेड करना पड़ेगा, मुझे उनसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि सारी की चीज़ें मेरे यहाँ पे इंपोर्ट, सारे के सारे प्रोडक्ट जितना भी कंजम्पशन हमारे यहाँ पे होता है वो हम यहीं पे बनाते हैं, नेटिवली इंडिजीनियसली बनाते हैं। तो आज हम इतने सारे फ़ोन यूज़ करते हैं, गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, कपड़े यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, सब बाहर से इम्पोर्ट होता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट कम्स फ्रॉम आउटसाइड आर कंट्री। तो ये सब हमारे को चाहिए। कंज्यूमर तो है, हम कंज्यूमर तो हर कोई है। जब चीज़ बाजार में है तो कंज्यूमर तो है ही, तो हम कंज्यूमर हैं। लेकिन अगर मेरे इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, मैं दूसरी कंट्रीज से रिलेशन अच्छे नहीं रखूँगा, आज जैसे पाकिस्तान से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, तो आप देख लो पाकिस्तान की कोई भी चीज़ें यहाँ पे प्रिवलेंट नहीं है कि पाकिस्तान की चाय बिक रही हो या पाकिस्तान के कपड़े बिक रहे हो, ऐसा नहीं है। सिमिलरली पाकिस्तान के पास क्या है, इंडिया के प्रोडक्ट्स नहीं जाएंगे, लीगली इंडिया के प्रोडक्ट्स नहीं जाएंगे। तो ये दोनों में ट्रेड बंद है, कंज्यूमर दोनों के। अगर शायद यहाँ पे ट्रेड चालू होता तो पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स भी आप खरीद रहे होते या पाकिस्तान की चीज़ें भी आप खरीद रहे होते और वहीं पे इंडिया की चीज़ें भी वो लोग खरीद रहे होते, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनकरेजमेंट मिलता। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि लड़ाई है तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाती। इनफैक्ट यहाँ पे तो क्रिकेट भी नहीं खेल सकते आप, ठीक है ना। आजकल क्रिकेट में भी कितनी बसड़े चल रही है वो आप देख ही रहे होंगे, इफ यू आर फॉलोइंग द न्यूज़। तो क्रिकेट में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर हम सबसे सारे देशों से झगड़े करेंगे या सारे देशों से अगर हम अलूफ रहेंगे या कट ऑफ रखेंगे, तो एक बात समझिए कि आपके सिटीजन, आपकी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, आपकी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। हाँ,
ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम 150 करोड़ के आसपास लोग हैं इस कंट्री में, तो हम ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो हम किसी से रिलेशन रखें या ना रखें, काफ़ी सारे देश हमसे रिलेशन रखना चाहते हैं, क्योंकि कस्टमर बेस बन रहा है, सबको कस्टमर मिल रहा है, सबको कस्टमर मिल रहा है। पर अगर हमारी पॉलिसीज अच्छी नहीं होंगी, अग्रेसिव पॉलिसीज होंगी, हम उनको इनकरेज नहीं करेंगे, जैसे 91 में लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हम नहीं लाते, तो हमारे यहाँ पे क्या था, हमारे यहाँ पे ट्रेड नहीं था, और हमारे जो रिजर्व्स थे इनफैक्ट तो 2 हफ्ते के बचे थे। हमारे जो कैश रिजर्व्स होते हैं, जो हमारी सरकारों के पास पैसा था टू कंटिन्यू विद आर गवर्नेंस और गवर्नेंस ऑफ दिस कंट्री, तो हमारे यहाँ पे क्या था, 2 हफ्ते के रिसोर्सेज बचे थे। 2 हफ्ते में अगर हम ये लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन नहीं लेके आते, तो हमारी देश में अराजकता फैल जाती, बहुत सारे डिस्प्यूट हो जाते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती। तो मजबूरी में ही सही, और कुछ ब्रिलियंस ऑफ इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह की वजह से हम क्या लेके आए, हम लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हमारे यहाँ पे लाए, और फिर देखो आप देश ने कितनी तरक्की करी है। 91 से लेके देश का आउटलुक ही बदल गया है, और देश ने कहाँ कहाँ जाके ग्रोथ करी है। सो ये सब चीज़ें कब हो पाई, जब हमने इंटरनेशनल ट्रेड को इनकरेज करा, इंटरनेशनल रिलेशन को इनकरेज करा, हर कंट्री से हमने रिस्पेक्ट रखी और ली और दी, और हमने ट्रेड को इनकरेज करा। साथ ही साथ बहुत सारी वॉर सिचुएशन जब होती हैं, तो हम अकेले सबसे नहीं लड़ सकते। कल को 2 कंट्रीज आ गई, या आपस की कोई बड़ी कंट्री हमसे लड़ ली, तो क्या हम अकेले सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ पे अच्छा खासा मिलिट्री बेस है, सारा डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, बट स्टिल 5 कंट्रीज आगे अगर आपसे लड़ लेंगी, तो आप क्या सर्वाइव कर पाओगे? तो नहीं कर पाओगे। सो टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट दी वॉर्स, या कोई भी इन्वेजन नहीं हो, कोई भी कॉन्कर नहीं हो, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फॉरेन रिलेशंस रखने पड़ेंगे, फॉरेन रिलेशन मेंटेन करने पड़ेंगे। आपके साथ जस्ट बिहेवियर हो, हर कंट्री कोई आपका नुकसान न करे, तो इसके लिए आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी पार्ट होना पड़ेगा। आप इसको कंट्री एज एन इंडिविजुअल पे मान लो, आप अपने आप पे ले लो कि आज आपको सर्वाइव करना है, तो क्या आप अकेले सर्वाइव कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको आपकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अलग अलग लोग चाहिए, अलग अलग लोग चाहिए। किसी से आपको बात करनी है, किसी कोई आपको सोशल रिलीफ देता है, कोई आपको फिजिकल रिलीफ देता है, कोई आपको मॉनेटरी रिलीफ देता है, कहीं से आप पैसा कमा रहे हैं, आपके पास कस्टमर है, क्लियर है, प्यार मोहब्बत सब चीज़ें आपको मिलती हैं। तो हर आदमी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए दूसरे लोगों से रिलेशन रखता है। सिमिलरली आप इसको कंट्री कंसेप्ट पे ले लीजिए, तो एक कंट्री अकेली नहीं रह सकती। एक कंट्री को अगर वर्ल्ड मैप पे रहना है, या सारी कंट्री के साथ कॉम्पीट करना है, या इनफैक्ट सबके साथ विलय करना है, सबके साथ मिलना है, सारे काम करने हैं, प्रोडक्शन करना है, हमारी इकोनॉमी बढ़ानी है, पैसा कमाना है, ग्रो करना है, तो आपको दूसरे देशों से रिलेशन रखने पड़ेंगे। आप रिलेशन नहीं रखेंगे तो आपकी कंट्री तबाही होगी। आज हम नॉर्थ कोरिया का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कि बहुत कम कनेक्टेड है, बहुत कम कंट्रीज से कनेक्टेड है। इट इज़ मोर और लेस अलूफ। वो अपनी ही दुनिया में जीते हैं, अपने ही इंटरनेट चलता है, अपने ही सारे काम करते हैं, बाहर की ना इन्फॉर्मेशन आती है ना जाती है। तो नॉर्थ कोरिया क्या है, टोटली अंदर ही अंदर अकेला एक देश सा मान सकते हैं हम। तो आज उसकी हालत देख लो आप, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे कोई भी कंट्री उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, ट्रेड वहाँ पे है नहीं, वहाँ के लोग पिछड़े हुए हैं, वो अपने अभी भी उस ऑर्थोडॉक्स सोच के साथ ही चल रहे हैं, दादागिरी में ही जी रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स फिर आपको इस तरीके की फैसिलिटीज जो आप और मैं और जो इस देश को मिल रही हैं, वो उस देश को नहीं मिल पाती है। तो इससे क्या होता है, आप अलूफ हो जाओगे, आप सर्वाइव नहीं कर जाओगे। और लॉन्गर रन में देख लेना आप, नॉर्थ कोरिया कहीं ना कहीं या तो किसी का नुकसान, किसी कंट्री को उड़ा देगी खुद, क्योंकि न्यूक्लियर पावर है ही, या फिर उसको कोई ना कोई कॉन्कर या कोई ना कोई अटैक उस पर करेगा ही करेगा, आज नहीं कल। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपको अलूफ नहीं रह सकते, और यही चीज़ इसमें बोली गई है आर्टिकल 51 में, कि आपको इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए आपको दूसरी कंट्रीज से भी रिलेशन रखने चाहिए। जो भी इंटरनेशनल लॉज हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लॉ हैं, यूनाइटेड नेशंस हो गए, कॉमनवेल्थ हो गए, ब्रिक्स हो गए, जहाँ के भी आप पार्ट बनते हैं या बने हुए हैं, उनकी जो भी ट्रीटीज़ हैं, जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, उनको पूरी तरीके से निभाइए, ताकि आपके सबके साथ क्या हो, जो भी आपके रिलेशंस हैं, कोर्डियल रिलेशन रहे सारी कंट्रीज़ के साथ, सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और डिस्प्यूट आप लोगों में नहीं रहे, ताकि आप खुशहाल समृद्ध रह सके, और अंदर की जो आपकी कहानी है आप उसमें मस्त रह सके। वहीं पे अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अंदर की बीमारियों को तो कभी निजात पा ही नहीं पाएंगे, आप बाहर की बीमारियों में ही उलझे रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 51 कि आपको इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन करने, और दिस इज द नीड ऑफ द आवर। आप ऐसा नहीं कह सकते कल को कि भैया हम तो हिंदुस्तानी हैं, हमारे को नहीं जरूरत है किसी की, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। आपको वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे आना ही पड़ेगा, और यही आर्टिकल 51 हमारे को बोलता है कि सरकारों को ऐसे प्रयास करने चाहिए कि भैया दोस्ती बनी रहे सबके साथ, इंटरनेशनल लोगों के साथ। क्लियर है?
सो दिस वॉज लिबरल इंटेलेक्चुअल। अब कुछ आगे का जो पार्ट है वील बी कवरिंग इन द नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए दिस इज इनफ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको क्लियर हो गया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है और तीनों टाइप के प्रिंसिपल आ गए हों। फिर भी कोई भी चीज़ कमी पेशी हो, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो ऑलवेज कमेंट इट डाउन और कनेक्ट विद मी एट वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।